हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लर्निंग को। चलिए, तो चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट वीडियो कल मैंने जो बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि हम ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी में एल्जेब्रिक मेथड जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड में हमारे इस बार दो ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं। चलिए कंसीडर करते हैं, कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन वी कैन टेक x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ वी वांट टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे कि देखिए नाम सजेस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? आपने क्लास में कई बार ये वर्ड सुना होगा, आई थिंक सो, कि जब कभी कभी कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है तो उसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि जो उस समय टीचर फ्री है वो आपकी क्लास में उस टीचर के प्लेस पर भेजा जाता है। सो उसको सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, कई जगह अरेंजमेंट भी कहा जाता है। तो सब्स्टिट्यूट का मीनिंग यहाँ पर भी वही है। यहाँ पे क्या होगा कि किसी एक वेरिएबल की जगह कोई दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। क्लियर है? देखिए कैसे आएगा, आपको क्या करना है उसके लिए हमें। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी इक्वेशन से, कोई भी हमें जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी हुई है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए जो भी आपको आसान लगती है, उस इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू निकाल लेती हूँ y के टर्म्स में। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल, आप फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, मैंने कहा आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से देखिए जो मेरा x है, x मेरा हो जाएगा y प्लस 4, क्योंकि ये जो y है जब इधर ट्रांसपोज होकर के जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का साइड। और ये जो मेरी नई इक्वेशन बनकर के आ गई है, ये इक्वेशन को मैंने नंबर दे दिया है 3। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको कि ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है, मतलब ये x का सब्स्टिट्यूट तैयार कर दिया आपने, ठीक है ना। तो x के सब्स्टिट्यूट को अब भेजना है, कहाँ भेजना है, अब भेजना है आपको इक्वेशन नंबर 1 में भेजना है। ठीक है, मतलब आपको जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करनी है बाद में उसको यूज नहीं करना है। ठीक है ना, मतलब जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे बाद में आपको उसकी जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें उसको पुट करना होता है। यानी कि जो x अब मेरा है वो x किसके इक्विवेलेंट हो गया है, x इक्वल हो गया है y प्लस 4 के। यानी कि x लिखूं या y प्लस 4 लिखूं, बात एक ही है। इसका मतलब यहाँ इस इक्वेशन में फर्स्ट वाली में मैं इस x को रिप्लेस कर सकती हूँ किससे, y प्लस 4 से। तो देखिए अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 3 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, पुटिंग 3 इन फर्स्ट। तो x के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, जल्दी बताइए। x के प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ y प्लस 4, और ऑलरेडी यहाँ पे y एक दिया हुआ है तो प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 40। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरा निकल के आ गया, देखिए 2y, y प्लस y ऐड हो जाएगा, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 14। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2y जो है वो मेरा हो जाएगा 14 माइनस 4, और यहाँ से 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और आपको y की वैल्यू नजर आ रही होगी, 10/2 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 निकल के आ गया, मतलब एक वेरिएबल मिल गया, आधा काम हो गया। चलिए अब और कर देते हैं, बाकी का जो बचा हुआ जो काम है उसमें हमें x निकालना है। देखिए इक्वेशन नंबर 3 में डायरेक्ट, वैसे तो आप किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x सीधा मिल जाएगा आपको अगर आप इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अब जो y की वैल्यू आ गई है
बस उसको यहां ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसका मतलब पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन थर्ड इक्वेशन। जब थर्ड में पुट करेंगे तो देखिए आपको x मिल जाएगा, x इक्वल टू y प्लस 4 था, तो y प्लस 4 यानी कि x इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू आ गई है 5, तो 5 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू मिल गया है 9। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 है, वो मेरा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको ही क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो क्या याद रखनी, इंपॉर्टेंट बात बस ये याद रखनी है कि आप जिस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, उसको फिर उसी में पुट नहीं करना है, उसको आपको दूसरी इक्वेशन में जाकर के पुट करना है। ठीक है, तो चलिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन मैंने कराया, आप लोग इसको कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट कर लीजिए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और सिचुएशन आती है। ओके चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती है। ये तो सिंपल वे आपने सीख लिया, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब आपने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में उस इक्वेशन में पुट की, और पुट करने के बाद आपका होता क्या है कि जो वेरिएबल है वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब कांस्टेंट बचते हैं। तो अब आप कहेंगे कि अब क्या करें, कि जैसे यहां तो हो गया था कि भाई पूरी इक्वेशन में y आ गया था, तो आपने y की वैल्यू निकाल दी थी। ऐसे ही हो सकता है पूरी इक्वेशन में x आ जाए तो आप x की वैल्यू निकाल दें। लेकिन तब क्या होगा जब वेरिएबल ही खत्म हो जाए, मतलब वेरिएबल वैनिश हो जाए, मतलब वेरिएबल रहे ही ना, तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल देखिए अभी। चलिए ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मान लीजिए ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और एक सेकेंड इक्वेशन में ले लेती हूँ, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या तमाशा है। देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालती हूँ, क्योंकि यहां से देखिए, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है तो इजीली y की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, x के टर्म्स में। तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट जब मैंने किया तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू मेरा 3 था। मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकालनी, तो y को पॉजिटिव बनाना है, तो y को ले जाओ इधर, 3 को ले आओ इधर। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 3x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा y। ठीक है ना, 3 हो गया इधर आके माइनस का, और y उधर जाकर के हो गया पॉजिटिव। तो अब आपकी जो y की वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा का पूरा अगर हम चेंज करके ऐसे लिख दें तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 भी लिखा जा सकता है। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब करना वही है, क्या बताया था कि इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में अब हम पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो 9x हमारा जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें नो चेंज। और जो मेरा 3y, अब ये जो माइनस का 3 है ये भी एज इट इज रहेगा, केवल मैंने तो y की वैल्यू निकाली ना, तो y की जगह पे मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगी, तो 3 के साथ वो मल्टीप्लाई होगी, 3x माइनस 3। ठीक है ना, 3x माइनस 3, और इज इक्वल टू में 9 था तो वो 9 भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्या होता है देखिए, अब यहां से 9x तो एज इट इज रहेगा, अब माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ब्रैकेट ऑफ करिए, तो ब्रैकेट रूल तो आपको पता ही है, तो माइनस हो जाएगा ये 3 3 9x, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 9, और इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो अब देखिए कंडीशन क्या आ गई, वही तो कंडीशन आ गई जिसकी मैंने कहा था, जिसका डर था। तो क्या है, 9x, ये तो पूरा, ये देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब कंडीशन जो है, यहां जब ऐसी सिचुएशन आ जाए उसके बाद क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। कल मैंने आपको बताया था, पहले वीडियो में आपने देखा होगा, क्या बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब अगर
जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से तो आपको कल बता दिया था कि ग्राफ से कि अगर दोनों एक पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सॉल्यूशन पॉइंट होते हैं, जिसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर मान लीजिए आपकी जो लाइन है वो पैरेलल है, ऐसे हैं, तो जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनका नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जब कहा था कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं, तो उस केस में उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो तो था ग्राफिकल मेथड, लेकिन अब एल्जेब्रिक मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं उनके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए देखिए, उसका भी आपको मैं सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो पहला केस जो हमने यहाँ सॉल्व किया था, फर्स्ट एग्जांपल जो सॉल्व किया था, उसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस आया था, क्योंकि x और y दोनों के लिए एक एक वैल्यू मिल गई थी। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन आ रही है, देखिए जब ये वैनिश हो जाएगा उस केस में क्या होगा। उस केस में देखिए 2 सिचुएशन बचती है। 2 सिचुएशन क्या बचती है कि जब आप कांस्टेंट के साथ बचेंगे, जब आपके पास सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो उसमें अब आपको क्या चेक करना है, उसमें आपको चेक करना है केवल कि कांस्टेंट जो वैल्यू बची है वो LHS और RHS को क्या इक्वल बना रही है। तो देखिए अब यहां से कंडीशन आती है कि इफ LHS इज इक्वल्स टू RHS, जो कि इस एग्जांपल में केस आ रहा है। तो अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये इक्वेशन वेरिएबल फ्री है, वेरिएबल तो इसमें है नहीं अब, तो इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आने का मतलब है कि अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर ऐसा हो जाता, इफ याद रखना है LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, अगर ये कंडीशंस आ जाती है तो उस केस में होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया। ये कंडीशन आपको एलिमिनेशन मेथड जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें भी देखने को मिलेगी। उसमें भी सेम सिचुएशन रहेगी कि अगर आपका वेरिएबल वेनिश हो जाता है तो वहां भी आपको यही चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? आपको चेक करना है कि इफ LHS is equals to RHS then there are infinitely many solutions and if LHS is not equals to RHS then there is no solution। तो फटाफट से इस कंडीशन को आपको जरूर से नोट कर लेना है और याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। आप और क्वेश्चंस बनाइए, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो फिर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊं, ओके। तो अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा। करना क्या होगा हमें, देखिए एक इक्वेशन से दूसरे, जो किसी 2 इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों इक्वेशन में से आप किसी भी इक्वेशन को यूज करिए और उस एक इक्वेशन को यूज करके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालिए, यानी कि एक वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट तैयार कीजिए, ठीक है। और उस सब्स्टिट्यूट को फिर आपको क्या कर देना है, उसके प्लेस पे भेज देना है, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। तो जब आप पुट करेंगे उसके बाद आप कंडीशन क्या बचती है कि या तो उसके अंदर वो पूरी इक्वेशन जो है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई तो इसका मतलब यह है कि उस वेरिएबल की आपको वैल्यू पता चल जाएगी और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद आप सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपने सब्स्टिट्यूट को पुट किया और उसके बाद उसमें हुआ क्या कि वो वैनिश हो गया, जब वो वेरिएबल वैनिश हो गया तो जो इक्वेशन बची उसमें आपका सिर्फ कांस्टेंट बचे। तो फिर आपको क्या देखना है कि अगर कांस्टेंट दोनों साइड के इक्वल हैं, तो अगर दोनों साइड के कांस्टेंट इक्वल हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, मतलब अगर दोनों साइड में कांस्टेंट जो बचे हैं वो नॉट इक्वल हैं, तो उस केस में आपका नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा। आप और क्वेश्चंस बनाइए और जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।